हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू यूनिट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं जो हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसके बाद हम इनकम डिटर्मिनेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। थर्ड चैप्टर हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं इसके डेफिनेशन के थ्रू। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। मींस उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू जो किसी भी इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स मिलके प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने की या परचेज करने की अपने अपने इनकम लेवल के अकॉर्डिंग वन अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान सभी सेक्टर्स कितना एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं या कर सकते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे, खरीदने पे। तो उन सभी डिमांड को, चारों सेक्टर्स के डिमांड को अगर हम ऐड कर दें, जितना वो परचेज करना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं जिसपे जितना वो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं अपने इनकम लेवल के अकॉर्डिंग, तो उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड मिल जाती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइम फैक्टर, पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो हम बेसिकली ये वन अकाउंटिंग ईयर के, जैसे हम नेशनल इनकम पढ़ते थे वन अकाउंटिंग ईयर पे, वन अकाउंटिंग ईयर की नेशनल इनकम फाइंड करते हैं जनरली, वैसे एग्रीगेट डिमांड भी हम वन अकाउंटिंग ईयर की फाइंड करते हैं। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स, जनरली 4 सेक्टर्स इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स कितना प्लानिंग कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने की, उन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, उन सभी डिमांड को ऐड कर दें तो एग्रीगेट डिमांड मिल जाता है। तो 4 सेक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम पहले। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और जो सेकंड होता है हमारा होता है प्रोडक्शन सेक्टर। थर्ड जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। और फोर्थ जो होता है वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो हम कैसे फाइंड करते हैं चारों सेक्टर्स की? तो हाउस होल्ड सेक्टर की कितनी डिमांड है इकोनॉमी में या होने वाली है, प्रोडक्शन सेक्टर या बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कितनी डिमांड होने वाली है, गवर्नमेंट सेक्टर की कितनी डिमांड होने वाली है, और आपके गुड्स एंड सर्विसेज की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितनी डिमांड है। उन सभी डिमांड को अगर आप ऐड कर दो तो आपका आता है एग्रीगेट डिमांड। जैसा कि हमें पता है अगर ये चारों सेक्टर्स डिमांड कर रही है तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेंडिचर करेगी, जितना डिमांड होगा उतना एक्सपेंडिचर करेगी। तो आप एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इक्वल रख सकते हो। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस इकोनॉमी में जितना एग्रीगेट डिमांड होगा उतना ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसके इक्वल ही होगा। यहां से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि जो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। तो अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि एग्रीगेट डिमांड की बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या होती है। अब एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? तो चारों सेक्टर्स कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन सभी एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर दें तो एग्रीगेट डिमांड वो सभी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी में, तो यहां पे लिखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर, कि हाउस होल्ड सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, इसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम इसी को बोलते हैं। सेकंड, जो सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है प्रोडक्शन सेक्टर, वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी में या प्लानिंग कर रही है एक्सपेंडिचर करने की गुड्स एंड सर्विसेज पे इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेकंड कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो थर्ड कंपोनेंट है वह गवर्नमेंट सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। तो इसको हम लिखेंगे इसमें कि गवर्नमेंट कितनी एक्सपेंडिचर करना चाहती है, कितनी प्लानिंग कर रही है एक्सपेंडिचर करने की। और जो फोर्थ होगा वो होगा हमारा
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपके गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है इन फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट हम माइनस कर देंगे। तो यही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, मतलब कि जो चारों सेक्टर्स कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उन सब एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर दें तो उस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वली होता है। तो यहाँ से जो एग्रीगेट डिमांड का आपका फॉर्मूला बनता है वो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड, सभी डिमांड्स को आप ऐड कर दो। तो हाउस होल्ड सेक्टर जितना डिमांड करेंगे इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस जो प्रोडक्शन सेक्टर है, सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वो कितना एक्सपेंडिचर करती है इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर करती है, उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम ऐड करते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप कितना गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या कितनी डिमांड है आपके गुड्स की, उस एक्सपेंडिचर को आप ऐड करते हो, वो है आपका क्या, नेट एक्सपोर्ट। तो एग्रीगेट डिमांड का ये फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल एक्सप्रेशन बना, जिसमें आप हाउस होल्ड सेक्टर इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, प्रोडक्शन सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड आ जाती है या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ जाती है। तो अब देखते हैं हम, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे सिलेबस में जो है 2 सेक्टर इकोनॉमी है सिर्फ, तो हम सिर्फ इस 2 सेक्टर को देखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, और इस 2 सेक्टर को हम इग्नोर कर देते हैं। तो जो हमारे सिलेबस में जो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनने वाला है या जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर करती है कंजम्पशन पे, और प्रोडक्शन सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर करती है इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारे सिलेबस में जो है वो हम आगे के चैप्टर्स में भी जो हम एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसे यूज करेंगे ज्यादा, ना कि इसे। तो ये है हमारा फाइनल एग्रीगेट डिमांड का एक्सप्रेशन जिसे हम पढ़ने वाले हैं या हमारे सिलेबस में। तो देखते हैं हमने जो एग्रीगेट डिमांड अभी किया, अब इस एग्रीगेट डिमांड को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी भी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कैसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमने जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट या सभी सेक्टर्स की जो एक्सपेंडिचर है, तो एग्रीगेट डिमांड को बेसिकली डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है कि जो भी सेक्टर्स इकोनॉमी है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करती है वो अपनी इनकम लेवल अकॉर्डिंग करती है। तो मान लेते हैं, तो इकोनॉमी की सबसे पहले हम जो फर्स्ट कॉलम है वो हम इनकम लेवल लेंगे। इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर्स है उनकी इकोनॉमी लेवल, इनकम लेवल कितनी, फिर हम लेंगे कंजम्पशन, फिर लेंगे इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी में कंजम्पशन कितनी किया जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, और प्रोडक्शन सेक्टर इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर करती है, और फाइनली जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इनकम लेवल देखते हैं। इकोनॉमी में अगर इनकम लेवल 0 है तो भी इस इकोनॉमी में कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगा। ये हम लेट करते हैं इकोनॉमी में कि इनकम लेवल 0 हो फिर भी उस इकोनॉमी की कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगी। तो मिनिमम कंजम्पशन जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो मानते हैं 40 है, जब इनकम लेवल 100 हुआ तब हो गया 100, लेट करते हैं, और जब 200 हुआ 160, 300, 220 रुपीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब 400 रुपीज हुआ इनकम लेवल इकोनॉमी की तब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो है 280 रुपीज। वैसे इन्वेस्टमेंट का लेंगे हम, तो इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझने के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जो इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं होता, इनकम लेवल कुछ भी हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो हम लेट करते हैं कि 80 रुपीज फिक्स। हमने बोला कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो उस इकोनॉमी के इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता, तो फिक्स कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। फिर एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो हम निकालते हैं 120, 180, 240,
300 और ये आपका कितना 360। तो ये आपका बेसिकली एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले चीज समझते हैं कि हमने इसमें जो कंजम्पशन लिया वो इनकम के साथ बढ़ रही है, और हमें पता है कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है, इसीलिए हमारी जो कंजम्पशन है इनकम लेवल बढ़ने के साथ बढ़ रही है। अब इसको हम ग्राफिकली दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। इस एक्सिस पे हम दिखाते हैं इकोनॉमी की इनकम लेवल, या फिर बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो इस एक्सिस पे हमेशा इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल दिखाते हैं, और इसमें हम दिखाते हैं एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या फिर बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के जो ये हैं पॉइंट्स हम इस पे डिनोट करेंगे। जो फर्स्ट है वो है 120, 180, 240, 300 और 360। और जो इकोनॉमी इनकम लेवल है वो 0 है, 100 है, 200, 300 एंड 400। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस ग्राफ पे, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जब इनकम लेवल 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 120 है, इनकम लेवल 0 तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो है 120। जब 100 हुई तो 180, जब 200 तो 240, 300 तो 300। एक्सपेंडिचर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड है। और अगर इनकम लेवल 400 हो जाती है तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी 360 है। इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन बनती है ये एग्रीगेट डिमांड होती है, या बोल सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी, या और बेसिकली देखेंगे तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की कर्व आती है हमारे पास, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो यही हमारा एग्रीगेट डिमांड है जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ तक आप नोट करो, इसके आगे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इसमें हमने एग्रीगेट डिमांड को कंबाइनली दिखाया। इसको अगर हम चाहें तो कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग भी दिखा सकते थे। तो अगर हम कंजम्पशन को दिखाने की कोशिश करें डिफरेंट इनकम लेवल पे, तो इसी ग्राफ में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। बेसिकली ये आपका एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, यहाँ तक आप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ से कुछ चीजें जो आपको समझनी बहुत जरूरी है वो आपको बताता हूँ। तो अगर आप कंजम्पशन को आप डिनोट करो तो इनकम 0 लेवल थी तो क्या होगी कंजम्पशन 40, जब 100 तो कुछ यहाँ पे होगी, 200 यहाँ पे, मतलब इस टाइप से। इसको अगर सही से ड्रॉ करो तो ये आपकी आती है कंजम्पशन, या बोल सकते हैं कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। और अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आप ड्रॉ करो तो ये बीच का गैप है, पैरेलल गैप, ये आपका क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो ये कि जब आपका इनकम लेवल 0 है तभी भी आपकी कुछ कंजम्पशन है जो 40 रुपीज, मतलब आपकी इकोनॉमी की इनकम लेवल बेशक से 0 है लेकिन फिर भी आपकी इकोनॉमी जो है ये गैप 40 रुपीज का कंजम्पशन करती है, जिसको हम बोलते हैं सी बार से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। मींस आपके इकोनॉमी में इनकम लेवल 0 है फिर भी जो मिनिमम कंजम्पशन हो रही है आपकी इकोनॉमी में वो उसको आप बोलते हो ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं है। बेशक से आप इनकम 0 हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होगा इकोनॉमी में। वैसे हमने ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया था कि इनकम लेवल कुछ भी हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या एक फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी में होती रहेगी, तो इसको हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला था। और यहाँ जो गैप आपने दिखाया ये था ऑटोनोमस कंजम्पशन का। तो बेसिकली यही हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था एग्रीगेट डिमांड का, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं भी बताने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इकोनॉमी के सारे जो सेक्टर्स होते हैं वो कितना डिमांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं इकोनॉमी में इन ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, आने वाले एक अकाउंटिंग ईयर में कितना प्लानिंग कर रहे हैं और डिमांड करने की, या उन डिमांड्स पे कितना एक्सपेंडिचर करेगी वो हमने देखा।
फिर 4 सेक्टर्स एक्सपेंडिचर करती है, जो कि है हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर और थर्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने बेसिकली 2 ही सेक्टर का हमारे 2 सेक्टर मॉडल हमारी सिलेबस में है, तो इसीलिए हमने सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर का हमने देखा और दोनों के एक्सपेंडिचर को, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को हमने लिया, बाकी दोनों को हमने इग्नोर किया जो मैंने आपको बताया। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये थी जो रेड लाइन है, जो आपको मैंने पहले बताया। तो बेसिकली यही आपकी एग्रीगेट डिमांड थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे इसी चैप्टर का, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड आपका यहाँ कवर हो चुका है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग होती है, उसको डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हमने देख लिया।